हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर फर्स्ट में, और ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट। ये मेरा सबसे पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके पहले आप लोग जानते हैं कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का 15 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप लोग अगर कम्प्लीटली देख लेते हैं 15 पार्ट को, तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोगों को अच्छा मार्क लाने से बीएससी फाइनल ईयर में कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में। तो वैसे ही मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांट करके रखा हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो जिसमें से ये मेरा सबसे पहला पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका, आज से लगातार चलेगा। 2, 4, 10 पार्ट इसके हैं, तो मैं इसको अपलोड करूँगा। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं। पहले पार्ट में केमिकल शिफ्ट को मैं लेकर के आया हूँ। तो केमिकल शिफ्ट से जितने भी क्वेश्चन उठते हैं उसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप। व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल शिफ्ट। ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के सी वाले सेक्शन में, 2015 के बी वाले सेक्शन में, एंड 2017 के सी वाले सेक्शन में, एंड 2018 के बी वाले सेक्शन में। और दूसरा इसका पार्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल शिफ्ट, डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट, 2015 के बी वाले सेक्शन में। केमिकल शिफ्ट से इस क्वेश्चन को 2 तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, और आप देख रहे होंगे 2015 में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बी वाले सेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, बी वाले सेक्शन में 6 मार्क का पूछा जाता है। बी वाले सेक्शन में 6 मार्क का, सी वाला सेक्शन रहेगा तो इसमें पूछा जाएगा आपका 10 मार्क का, और बी वाला फिर से रहेगा तो इसको पूछा जाएगा 6 मार्क का। यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा केमिकल शिफ्ट से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वाले सेक्शन में कभी नहीं पूछा गया, या तो बी वाले सेक्शन में यानी कि 6 मार्क में पूछेगा, या तो सी वाले सेक्शन में यानी कि 10 मार्क में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो 10 मार्क में या फिर 6 मार्क में क्वेश्चन आएगा, यानी कि जब भी आएगा तो आपका लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। 10 से 6 मार्क काफ़ी ज़्यादा मायने होते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। केमिकल शिफ्ट से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये पूछा है कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या है, और डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल शिफ्ट। और मैं केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, एंड व्हाट इज मेंट बाय केमिकल शिफ्ट, फिर से वही बात, और डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को देखा जाए तो केमिकल शिफ्ट के ही बारे में बोला है, खूब अच्छी तरह से आप डिस्क्राइब कर दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। In the NMR spectra, the transition of nuclei from lower energy level to the higher by the absorption of radio wave frequency, ये आपको याद रखना है, takes place in the presence of external magnetic field। ये पहला सेंटेंस आपका है केमिकल शिफ्ट का। देखिए क्या है, इन द NMR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा में आप जानते हैं द ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ देखिए हम लोग पीछे इसका वैसे पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो लोअर से हायर में कैसे जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में किस तरीके से जंप करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है। स्पेक्ट्रा जब मैं पढ़ा रहा तो इस स्पेक्ट्रा में मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, और फिर जब वह वापस आता है तो जितनी एनर्जी लेकर के एब्जॉर्ब करके गया था उतनी ही एमिट करता है। जब एमिट करता है तो एक स्पेक्ट्रा बनता है, जिसको हम लोग वहाँ पे अलग अलग तरह का नाम दे रहे थे। IR स्पेक्ट्रा हो गया, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो गया, इस तरीके से रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देखा हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे है आपका NMR स्पेक्ट्रा। तो NMR स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि न्यूक्लियाई, वहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे न्यूक्लियाई जाता है, ठीक ना। तो ये डिफरेंस है, आपको हमेशा याद रखना है। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स था लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियाई रहेगा। तो NMR स्पेक्ट्रा में जब कोई न्यूक्लियाई, किसी मॉलिक्यूल का न्यूक्लियाई, आप लोग जानते हैं हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक न्यूक्लियाई होता है। तो न्यूक्लियाई जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, कैसे, बाय द रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके, और कैसे, तो इन द
इफेक्ट ऑफ इन द या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कोई न्यूक्लियाई, यहाँ पे मान लीजिए दो लेवल हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है। यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियाई, कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पास अपना एक न्यूक्लियाई होगा। वो न्यूक्लियाई ये क्या करता है कि रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पे ये जंप कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, तो सिर्फ ये एब्जॉर्ब करने से ही नहीं आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पे जाएगा। ये आपको याद रखना है पहला सेंटेंस। लेकिन बट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट फॉर द फ्री न्यूक्लियाई। यहाँ पे बोला गया है कि लेकिन ये जो वैल्यू होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होती है। एंड द न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दिस डिफरेंस, देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पे है, एंड द न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सीधे सीधे इसके कहानी का सेंस ये है कि जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो सबका अपना अपना एक अलग अलग न्यूक्लियाई होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, अलग अलग जो मॉलिक्यूल होंगे, उनके अलग अलग जो न्यूक्लियाई होंगे, उन अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होगी। एक बार फिर से सुनिए आप लोग, जो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई होगी। जैसे भी हम चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन और O2 मॉलिक्यूल है, तब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक न्यूक्लियाई होगा। दोनों का, ऑक्सीजन का कुछ अपना न्यूक्लियाई होगा और नाइट्रोजन का कुछ अपना न्यूक्लियाई होगा। तो इन दोनों के न्यूक्लियाई की, क्योंकि अब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक ना। दोनों मॉलिक्यूल्स की जो न्यूक्लियाई होगी उनके लिए अलग अलग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पे बोला गया। इसके बाद दिस डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। देखिए, और ये डिफरेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो दोनों मॉलिक्यूल्स की न्यूक्लियाई की क्यों डिफरेंट होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियाई होगा उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। इसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होने की वजह से दोनों के न्यूक्लियाई के आसपास के जो इलेक्ट्रॉनों का जो इन्वायरमेंट होगा ये अलग अलग होगा। इसी की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए, दोनों मॉलिक्यूल्स की न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, इसलिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है, दिस डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, एनवायरनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई इंड्यूस्ड दियर ओन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दियर मोशन। देखिए, एक और यहाँ पे बात सभी सामने आई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिफरेंट क्यों कर देते हैं, अलग अलग क्यों कर देते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास न्यूक्लियाई है, तो दोनों न्यूक्लियाई का जो, मान लीजिए नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई, तो दोनों की एक्सटर्नल फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो सेम होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनों का इन्वायरमेंट होगा ये अलग अलग होगा, इसकी वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग आ जाती है। वो, या फिर इसको अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियाई इंड्यूस्ड दियर ओन मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंड्यूस्ड कर देते हैं, इंड्यूस्ड में डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट दियर ओन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is called induced magnetic field. It is called induced magnetic field. तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब कोई
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करने की वजह से किसी भी न्यूक्लियाई की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को एक बार फिर से सुनिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया था फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन अलाइन और अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का देगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। ओके, if the induced magnetic field of electron same direction to the external magnetic field। देखिए अब यहाँ से कहानी एक और शुरू होती है। जो फैक्टर की वहाँ पे बात की गई थी कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी आया है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की मोशन की वजह से किसी भी न्यूक्लियाई के आसपास के जो इलेक्ट्रॉनों का जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग हो जाती है, जिसको हम लोग अलग से एक नाम देते हैं, क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है या फिर वो जो इफेक्ट होता है वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अगर हो, इसकी ही डायरेक्शन में अगर होता है तो देन न्यूक्लियस फील ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है या काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर लगता है, ठीक ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किससे, तो जितना हम लोग अप्लाई किए हैं मैग्नेटिक फील्ड उससे काफ़ी ज़्यादा ही उसको फील होगा या उससे ज़्यादा ही लगेगा। यानी कि थोड़ा सा अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इस सिचुएशन में उसको न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा लगेगा। Hence the absorption of such nuclei takes place lower value of external magnetic field। ये देखिए आपको याद रखना है, इसलिए जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा न्यूक्लियाई का वो लोअर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन द फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई की अपेक्षा उसको देखेंगे आप कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में जो न्यूक्लियाई है उस न्यूक्लियाई की जो वैल्यू होगी, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लोअर वैल्यू पे ही वहाँ पे हो जाएगा। सेम इसी का अपोजिट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसका अगर आप अपोजिट देखेंगे तो इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए हम लोग बोले थे कि सेम डायरेक्शन में अगर हो, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लोअर वैल्यू पे हो जाएगा। किसकी लोअर वैल्यू पे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अगर होगी तो देन सच न्यूक्लियाई फील लेस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे क्या था अभी ऊपर वाले फैक्ट में कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या करेगा, ग्रेटर वैल्यू फील करेगा, ग्रेटर वैल्यू फील करेगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जितना हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो न्यूक्लियाई होगा वो लेस वैल्यू फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सच न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस एट द हायर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हायर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन द फ्री न्यूक्लियाई। तो फ्री न्यूक्लियाई की अपेक्षा वैसा वाला न्यूक्लियाई क्या करेगा, हायर, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर वैल्यू पे होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, this type of shifting in the value of external magnetic field for the nuclei in the different molecule is called chemical shift। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखें कि एक बार अगर सेम डायरेक्शन में अगर रहेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो न्यूक्लियाई को जो मैग्नेटिक फील्ड फील होगा वो ग्रेटर फील होगा और उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लोअर वैल्यू पे ही हो जाएगा। और उसी की अपोजिट हम लोग ने देखा है कि अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियाई होगा उसको लेस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, यानी कि बहुत ही कम उसको मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। और इस कंडीशन में उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे होगा, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको फील होगा।
ठीक। और यही जो शिफ्टिंग है, जो दो तरह के हम लोगों ने शिफ्टिंग देखा, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द न्यूक्लियाई इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। और यही जो शिफ्टिंग है दो कंडीशन में, कि दोनों कंडीशन में अलग अलग थी, इसी तरह की शिफ्टिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इस तरह की न्यूक्लियाई की शिफ्टिंग को एब्जॉर्ब करके, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके उसकी शिफ्टिंग को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ओके, तो ये रहा आपका केमिकल शिफ्ट। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।